ओके जी, नाउ लेट्स जो है वो स्टार्ट दिस पेपर। अच्छा, पहले क्या क्वेश्चन है? एम्पेयर मीटर एंड सेकंड आर एसआई बेस यूनिट्स, स्टेट टू अदर एसआई बेस यूनिट्स। तो भाई एम्पेयर मीटर और सेकंड के अलावा कोई एसआई बेस यूनिट बताएं। किलोग्राम एंड केल्विन, वेरी गुड। सो जो है वो हम क्या लिख लेते हैं, हम किलोग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में लिखिएगा क्योंकि उन्होंने ऊपर भी स्पेलिंग में लिखा हुआ है, तो आप केजी लिख दीजिएगा, किलोग्राम एंड केल्विन लिख दें। ठीक है जी। कैंडेला भी लिख सकते हैं, मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। वॉट एवर आंसर यू फील लाइक, जो ऊपर नहीं दिया हुआ आपको, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। कैंडेला और मोल और ये सारी चीजें भी एक्सेप्टेड है। The average drift speed of the electrons moving through a metal conductor is given by the equation V equals to mu F divided by E, where E is the charge on an electron, F is the force acting on the electron, mu is a constant. Determine the SI based units of mu. Easy peasy, निकाल लेते हैं। वेलोसिटी के क्या होंगे? वेलोसिटी के हम सबको पता है मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, म्यू के हमके निकालना है तो म्यू को म्यू लिख देंगे। फोर्स के क्या होंगे? व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर फोर्स? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज मास इंटू एक्सेलरेशन करना है बेसिकली आपको। और ई के लिए क्या लिखूंगा? ई के लिए एम्पर सेकंड लिखूंगा। ठीक है, ई है हमारे पास बेसिकली इट इज द चार्ज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? चार्ज है। चार्ज हम सबको पता है कूलम्स होता है। कूलम्स कैसे दे सकते हैं? कूलम्स दे सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग करंट विद टाइम। सो इट इज एम्पियर सेकंड। राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक म्यू द सब्जेक्ट एंड सी हमारे पास क्या बन रहा है। सो म्यू को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो मेरे पास आ जाता है मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय एम्पेयर सेकंड डिवाइडेड बाय केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके लेट्स सी। मीटर मीटर कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है जी। बाकी भी सारी चीजें कर लेते हैं। एम्पेयर एज इट इज रहेगा, सेकंड की पावर -1, ये वाला सेकंड की पावर +1, और ये सेकंड का पावर -2 आएगा तो सेकंड की पावर +2 बन जाएगा। केजी ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? केजी की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये? आई थिंक इट इज एम्पेयर सेकंड की पावर स्क्वायर्ड एंड देन केजी की पावर -1। कंफर्म करो, यही आ रहा है? राइट। सो दिस इज दैट। हमें फॉर नॉर्मल बस इंडाइसिस सॉल्व करने की है। ठीक है, डू वी राइट नेगेटिव पावर्स फर्स्ट? कोई मसला नहीं आ लिया उसका, लेकिन जनरली बेटर ये होता है कि तुम पहले पॉजिटिव पावर्स लिखो फिर नेगेटिव पावर्स लिखो। ठीक है। सर डजंट एस एंड एस गेट कैंसल्ड अप एंड डाउन? नो मेरा बच्चा, एस एंड एस डोंट गेट कैंसल्ड आउट। ये सेकंड -1 है, ऊपर ये सेकंड +1 है। ठीक है, ये -1 नहीं है, ये +1 है, ये वाला सेकंड। तो सेकंड -1 +1 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बेसिकली, और ये सेकंड -2 ऊपर आके +2 हो जाएगा। वो कैंसल आउट नहीं हो रहा तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आई डेंट से ऑपोजिट, तुमने गलत सुना होगा आलिया। मैंने हमेशा से ये बोला कि पहले जो है वो पॉजिटिव वाले लिखा करो फिर नेगेटिव वाले लिखा करो। ठीक है, जैसे मोल पर डीएमक्यू होता है ना, तो उसमें भी नेगेटिव वाला बाद में ही लिखा जाता है। अच्छा, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और बस इतना ही लिख दोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में डायरेक्शन का क्वेश्चन लिखते थे, इन अ डायरेक्शन। तो मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई है वही लिखी। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस along a specific linear direction, along a specific linear direction। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? फिर है हमारे पास एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दें तो क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी along a specific linear direction, या along a direction, जो भी rate of change of velocity along a specific linear direction। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया है वैसे ही कोशिश करें कि आप लिखें। ठीक है, बिकॉज एमएसएस चेंज करती रहती हैं, उनमें कभी कभार किसी और चीज के मार्क्स होंगे, कभी कभार किसी और चीज के मार्क्स होंगे। तो डेफिनेशन जैसे आपको लिखवाइए वो कंप्लीट और होल लिखवाइए, तो कोशिश करें आप भी वैसे ही लिखें ताकि आपको कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना मिले अपने मार्क्स के ऊपर। A man wearing a wingsuit glides through the air with a constant velocity of 47 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है इस बात का? कांस्टेंट वेलोसिटी ये क्यों लिख के दिया एग्जाम ने हमको? Why have they said he is traveling at a constant velocity? To tell you that he is in equilibrium।
ये पहली बात है आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने देखा होगा कि हम जितने भी B2 के क्वेश्चन सॉल्व करें, जब फोर्सेज और एनर्जी और इन सबका सारा सवाल आता है तो आपको वो इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है एट एन एंगल ऑफ 24 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, 24 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल पे ये बंदा जो है वो 47 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो आ रहा है। द पाथ ऑफ द मैन इज शोन इन फिगर 2.1। द टोटल मास ऑफ द मैन एंड द विंग सूट इज 85 kgs. The man takes a time of 2.8 minutes to glide from point A to point B. अच्छा, जो लिखा हुआ नहीं है वो ये नहीं लिखा हुआ ऊपर फिगर में, तो इसको अंडरलाइन कर लेते ताकि बाद में हमें याद रहे। With reference to the motion of the man, state and explain whether he is in equilibrium. ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। Since he is traveling at constant velocity, that means he does not have any acceleration on him. So therefore no resultant force. So therefore he must be he must be in equilibrium, right? So we will write that down. So since the man is traveling at constant velocity, that means there is no net acceleration and hence no net force on him. So he must be in equilibrium. So he must be in equilibrium. क्या बोला हुआ है? शो दैट द डिफरेंस इन हाइट between points A and B is 3200 meters. So how do I show that this H is 3200 meters? ये कैसे दिखाऊं भाई? दो तीन तरीके निकलेंगे आपके पास, कोई सा भी तरीका जो आपको ज्यादा सूटेबल लगता है आप वो करेंगे यहाँ पे। mgh, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता होती तो mgh लगाते ना। डू यू नो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? tan, नॉट tan एग्जैक्टली, बट को थोड़ा थोड़ा सही सोच रहे हो। जीपी तो पता ही नहीं है तो एमजीएच कैसे लगाऊंगा मैं? मुझे तो वैल्यू दो अननोन हो जाएंगी ना उसमें। काइनेमैटिक्स लगाऊंगा, फाइंड ए बी देन साइन 24 इंटू ए बी। वेरी गुड, ईमान हैज गिवन मी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या बोला है उन्होंने? एक जो अप्रोच है वो क्या है कि भाई आप सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेना, ये ए बी का डिस्टेंस निकाल लें। कैसे निकालेंगे? यू नो दैट यू आर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यू आर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना? तो क्योंकि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं तो इस बात का मकसद क्या है कि हम सिंपल वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और फिर उस डिस्टेंस का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, राइट? हाउ अबाउट यू डू इट लाइक दैट? फर्स्ट टेक आउट दिस स्लांट डिस्टेंस, दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, एंड देन वर्क आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? दूसरा तरीका ये है कि आप 47 मीटर पर सेकंड को रिजॉल्व कर दो। Resolve the 47 meter per second into a horizontal velocity and into a vertical velocity, and then use the vertical velocity and multiply it by the time to get the vertical distance. वैसे भी किया जा सकता है। खैर मेरे ख्याल से द अप्रोच जो ज्यादा हम सबको आसान लगी वो निकली, पहले हम डिस्टेंस निकाल लें फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, वेलोसिटी की उसमें नहीं जाएंगे हम, जो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है? तो लेट्स डू दैट। अच्छा, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि जो डिस्टेंस ए बी है वो कैसे दिया जा सकता है? वो वेलोसिटी इनटू टाइम से दिया जा सकता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन। हम सबने अंदाजा कर लिया कि इक्विलिब्रियम में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो वेलोसिटी कितनी थी? 47, और टाइम कितना था? 2.8 मिनट्स। सो 47 इंटू 2.8, और इसके अंदर हमें इसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करने पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 60 करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग फॉर ए टू बी? 7896 meters, and then I need to work out the vertical component. So h will be equals to 7896 का sin 24, right? Opposite वाला निकालना है ना, तो 7896 का sin 24 कंफर्म करो, आ रहा है 3200। yep, so it is going to work out to be 3200, ठीक है? We only use velocity equals to distance upon time when speed is constant. yes आलिया, वरना वो अप्लाई नहीं करता ना, वरना तुम्हें s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2s and v equals to u plus at। जब एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो वाली इक्वेशन लगती है।
तो तुमने काइनेमैटिक्स में लगाई है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, तो तुमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। और अगर जो है वो एक्सेलरेशन चेंज कर रही है तो फिर उसके लिए तुम्हारे पास कोई इक्वेशंस नहीं है, उसके लिए फिर तुम्हें ग्राफ दिया हुआ होगा, उसका रेट चेंज निकालोगे टेनर बना के और सारी कहानी, एरिया ग्राफ एंड एवरीथिंग, वो उसके हिसाब से करना होगा फिर। 3211.59 आ रही ना, हाँ, और इन्हें बोले राउंड ऑफ कर दो, 3200 दिखा दो, तो मैंने 3200 लिख दिया। वैसे बात सही है, पहले हम इसको एग्जैक्ट ले लेते हैं फिर इसको राउंड ऑफ करके दिखा देंगे। तो 3211.59, इसको उन्होंने टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर दिया 3200 मीटर्स। अच्छा, फॉर द मूवमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम ए टू बी डिटरमिन द डिक्रीज इन ग्रेविटेशन मोमेंट। भैया अब हम आराम से कर सकते हैं डेल्टा जीपीई, वी कैन वर्क इट आउट यूजिंग ओवर हियर इजी पीजी। सो डेल्टा जीपीई विल इक्वल्स टू एम जी डेल्टा एच। तो एम क्या है, 85 kg बोला था मेरे ख्याल से, है ना। 85, जी जो है वो 9.81 है, और हाइट हमने निकाली है 3200। 2.7 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके जी, 2.7 इंटू 10⁻6 जूल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द मैन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हमने ये निकालना है कि इस मैन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है ऑन द मैन ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। तो अब जरा एक काम करते हैं, बिफोर वी गो ऑन फर्दर, लेट्स टेक दिस इनटू फोर्सेस वाली डायरेक्शन। फोर्सेस में देखते हैं इस बंदे पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और फिर उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा सारी कहानी को, राइट। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, सो इफ वी गो टू द डायग्राम, सर एमजीएच वाला समझ नहीं आया, उसमें क्या है समझने का। तुम्हें हाइट मिल गई, यू वर्कड आउट दिस हाइट। एमजीएच में क्या जाता है, वर्टिकल हाइट जाती है। मास दिया 85, 9.81 जी तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये हाइट एच की वैल्यू प्लग इन कर दी 3200। खुद ब खुद आ गया डेल्टा जीपी, तुम्हारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल में कितना डिक्रीज आया, तुम्हारी हाइट डिक्रीज हुई by 3200 meters, so therefore your delta gp must have also decreased by this much. Okay, अच्छा, जी अहमद क्या हुआ, 3200 या 3211, 3200 जो उन्होंने प्रूव करने को दिखा दिया, जो उन्होंने लास्ट स्टेप लास्ट पार्ट में कैलकुलेट करवा दिया, 3200 ही अब आगे इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अब अगर हम देखें बच्चों, what are the forces on the man and what are the energy changes that are happening over here, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कैन यू मार्क द फोर्सेस दैट विल बी एक्टिंग ऑन दिस मैन। इस बंदे पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक उसका वेट होगा, वेट क्या होगा, वेट होगा उसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कौन सी फोर्स होगी, एक होगी फ्रिक्शन, आपकी फ्रिक्शन होगी या ड्रैग फोर्स कह लो उसको। और ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट, अपवर्ड्स, अपोजिंग द मोशन। अपवर्ड्स नहीं होगी बेटा, इस तरह होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो कंपोनेंट नहीं पूछ रहा मैं, पूरी ड्रैग फोर्स का पूछ रहा हूं। तो आप अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखेंगे, वेलोसिटी क्योंकि उस तरफ जा रही है, बॉटम राइट, सो देयरफॉर योर ड्रैग फोर्स विल बी टॉप लेफ्ट। अच्छा, अब अगर हम देखें बच्चों, तो हम वेट के भी कंपोनेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। यस यू कैन से मिनाई। तो वेट के भी कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी हमने कुछ लॉजिक बना ली। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जाएगा W sin 24, एंड वो वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा W cos 24। एंड डेफिनेटली ड्रैग फोर्स के भी कंपोनेंट्स निकल रहे होंगे जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम में, दैट इज व्हाई यू वुड बी गेटिंग योर इक्विलिब्रियम, बिकॉज ड्रैग फोर्स भी अपवर्ड्स एक कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा होगा, जो एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहे होंगे आपके पास। हम्म नहीं, एक सेकेंड, मैंने तो इसका ऐसे रिजॉल्व कर दिया है, CW cos 24, और तो कोई फोर्स नहीं हो सकती। अब थ्रस्ट तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, इतना कोई हमारे पास कुछ खास है नहीं। हम्म okay, he's gliding at a constant velocity like this, but you don't know if he is in equilibrium like that. चलो खैर, हमारे पास तो कुछ इस तरह से बन रही है। अच्छा सर, कैन वी यूज दिस फॉर्मूला चेंज इन, यस यस, हम कुछ ऐसे ही करेंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास वेट आ गई, कुछ रेजोल्यूशन भी कर ली मेरे ख्याल से, और कोई फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे नहीं होंगी। अच्छा, अब जरा एनर्जी चेंजेस को भी देख लेते हैं, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक काम, हमें ये तो पता है, अब आपके पास कुछ तरीके हैं इसको करने के, राइट।
व्हाट यू नो, सबसे पहले तो आपके पास क्या है, आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो W sin 24 के बराबर है, राइट। योर ड्रैग फोर्स इज W sin 24 के बराबर, दैट इज वाई योर ऑब्वियसली जो है वो आपके पास आपकी ये आ रही होगी, है ना, जिनसे और आंसर से भी ठीक आ रहा है, ठीक है। वन ऑफ द वेज इज दिस, that you what you do is you know W sin 24 is FD because it's in equilibrium, so W sin 24 तुम्हारी ड्रैग फोर्स के बराबर होगा, एक तरीका ये। अच्छा, दूसरा लेकिन इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, ठीक है जी। सर कैन यू टेल व्हेन टू यूज साइन और कॉस? जुनेरा, दैट इज पार्ट ऑफ योर बेसिक थ्योरी। जब एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल दिया हुआ हो तो साइन हमेशा डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट अलोंग द स्लोप होता है और कॉस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का सवाल है बेसिकली, ये लग नहीं रहा कि ये इंक्लाइन प्लेन है लेकिन है ये इंक्लाइन प्लेन ही, वही इंक्लाइन प्लेन एग्जैक्टली डिटो कॉपी, वही केस सिनेरियो आपके पास। अच्छा, हाउ एफ डी, बिकॉज ड्रैग फोर्स की बिल्कुल अपोजिंग में W sin 24 है, ऑपोजिट टू एंगल इज साइन एंड विद द एंगल इज कॉस जुनेरा, ठीक है। तो हाँ, W sin 24 के एग्जैक्ट ऑपोजिशन में ड्रैग फोर्स है ना, तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम है, तो W sin 24 मस्ट बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। अच्छा, दूसरा जो तरीका है, एनर्जी चेंजेस को भी देख लेते, कंफर्म कर लेते हैं आंसर को हमारे पास सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम उसको जरा देखें तो कैन यू टेल मी व्हाट एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर? कौन कौन सी हमारे पास एनर्जी चेंजेस यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है? एक जीपीई डिक्रीज कर रही है, ठीक है, हमारी जीपीई जो है वो डिक्रीज कर रही है, और क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, वेरी गुड। ये बात हमने यहाँ पे रियलाइज करनी है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, आवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हमारी 47 मीटर पर सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट, हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, बाकी कौन सी होगी? इट शुड बी द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जाहिर बात है, एक ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन भी कर रहे होंगे। सो बेसिकली अगर हम देखें, एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इनपुट हो रही है सिस्टम के अंदर, और आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट ये सारा लॉस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रहा है वो पूरी पूरी तरीके से। यस सफा, समझ रहे हो बात को? जीपीई डिक्रीज कर रही है, हाइट डिक्रीज कर रही है, लेकिन वो सारी की सारी कहां जा रही है? काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रही, इट इज कंप्लीटली गोइंग टू वेस्ट, वो पूरे तरीके से फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रही है, उसको जाया कर रही है, राइट। So the other way I am going to verify my calculation is by this method. Let's verify that as well. तो क्या करते हैं हम, पहले तो ये करते हैं कि हमारी जो एनर्जी इनपुट है वो इक्वल होना चाहिए हमारी एनर्जी आउटपुट के। हमारा एनर्जी इनपुट क्या है? हमारी डेल्टा जीपीई क्या थी? हमारी एनर्जी इनपुट थी। और हमारा एनर्जी आउटपुट क्या है? दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि वो हमेशा लॉस है, वो हमेशा आउटपुट साइड पे जाता है, और कुछ आउटपुट में नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह में कोई चेंज नहीं है। डेल्टा जीपीई कितना हुआ? 2.7 इंटू 10⁻6। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स, ऑब्वियसली इस केस में तो ड्रैग फोर्स है, तो ड्रैग फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। सो डिस्टेंस मूव्ड इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस ए भी हमने पहले ही निकाल लिया था, इट वाज ओवर हियर 7896 meters, we already worked out this distance 7896, तो हम यहाँ पे ये 7896 क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो वी कैन वर्क आउट द ड्रैग फोर्स। क्या आ रही है ड्रैग फोर्स? 2.7 into 6 divided by 7896, 341, यू आर गेटिंग 341। और दूसरा तरीका हमने निकाला था कि ड्रैग फोर्स जो है वो आपके W sin 24 के बराबर है। अगर आप वो वाला तरीका भी अप्लाई करते हैं, 85 sin 24 लगाते हैं, तो यू आर वंस अगेन गेटिंग 340 न्यूटन्स। तो इसका मतलब है बोथ ऑफ द मेथड्स आर वैलिड एंड वी हैव डन नथिंग रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली ओके। 340 भी हमारे पास दोनों तरफ से आ रहा है, हमें वैसे भी टू सिग्निफिकेंट लिखना है, तो जो है वो हम ये कर लेंगे। अच्छा, 85 इज मास, हाँ माय बैड, एक सेकेंड, 85 इंटू 9.81 इंटू साइन 24 करना, तो 340 आ रहा है, ठीक है। हाँ वो गलत लिख दिया था मैंने जल्दी जल्दी में। हाँ बिलाल, इस एक मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड रुको। Why do we need to write 2SF? Because 2.7 अगर तुमने इधर से किया है काम, तो 2.7 into 6, this was 2SF that you used, तो 2SF ही अपना फाइनल आंसर लिखोगी, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। इधर से भी 85 तुम इस्तेमाल कर रही हो, 85 हैज बीन गिवन टू टू सिग्निफिकेंट, सो देयरफॉर तुम्हारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंस है तुम उतनी लिखोगी। अच्छा जी,
वाई वी यूज ई इनपुट इक्वल्स टू ई आउटपुट वाला फॉर्मूला। पहले क्यों नहीं पूछा तो हाँ, ये जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था है सब कुछ हो जाने के बाद। हाँ तो लोएस्ट एसएफ ही देखेंगे ना भाई। क्या हो गया भाई तुम लोगों को? मुझे लग रहा है तुम लोग जो है ना मैकेनिक्स सारी भूल गए हो। अच्छा ऊपर तो कुछ नहीं था, अब मैं एक एक करके जो है वो सारे जवाब दे दूं आप लोगों को। ये आ गया। अच्छा सर, डब्ल्यू कॉस 24 को कैंसिल करने के लिए कौन सी फोर्स है? लाइक वोंट दैट आल्सो बी ड्रैग फोर्स, सो दैट वुड मीन ड्रैग फोर्स इज नॉट स्ट्रेट ऑन द स्लोप लाइक यू मार्क्ड। अच्छा देखो, हमें जो है ना ये बोला हुआ है कि इस बंदे के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है 47 मीटर पर सेकेंड की इस डायरेक्शन में। ठीक है, डब्ल्यू कॉस 24 को अपेरेंटली कैंसल आउट करने वाली हमारे पास कोई अभी फोर्स नहीं आ रही है। वी आर नॉट गेटिंग दैट फोर्स एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे पास वो नहीं आ रही है। अब हो सकता है वो ड्रैग फोर्स का ही कोई ना कोई कंपोनेंट हो बिलाल, हो सकता है अब थ्रस्ट का भी कुछ ना कुछ हाथ हो उसके अंदर, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है। जब भी मैंने क्या किया बिलाल, मैंने जो है वो इस मेथड पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं किया। मैंने कहा ड्रैग फोर्स डब्ल्यू साइन 24 के बराबर तो है यार, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम वाली चीज सेट नहीं हो रही है। राइट। अच्छा और ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने बोला यार इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, हो सकता है उसने ये इस वाले डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम का बोला ही ना हो। वी डोंट नो दैट, है ना, हमें तो नहीं पता ना यार ये वाला डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है कि नहीं। उसने तो बोला यार इसमें 47 मीटर पर सेकंड जा रहा है, यानी इसकी फोर्सेस बैलेंस्ड है, ये वाली फोर्सेस बैलेंस्ड है कि नहीं ये नहीं पता मुझे। तो इसीलिए फिर हमने डब्ल्यू कॉस 24 को जाने दिया। हमने कहा यार ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो यार आगे वाली पीछे वाली बराबर होगी ही होगी। डब्ल्यू साइन 24 तुम्हारी ड्रैग फोर्स के बराबर होगी ही होगी। ठीक है, और बाय द वे ड्रैग फोर्स हमेशा ना ऑपोजिट टू वेलोसिटी ही होगी, वेलोसिटी के एग्जैक्ट ऑपोजिट में ही होगी हमेशा। तो वो और कहीं ऊपर नीचे हो नहीं सकती है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा जो ख्याल है ना वो ये है कि ये इस डायरेक्शन में, ये वाला जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये वाला डायरेक्शन, इसमें ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसमें जो है वो ग्लाइडर की एक एक्सेलरेट कर रहा होगा इस वाले डायरेक्शन, लेकिन इस वाले डायरेक्शन में जिसमें 47 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है उसमें तो इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी ये मेथड तुम्हारे पास चल रहा है ड्रैग फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू साइन 24, उसको फिर भी मैंने कंफर्म किया। मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो है वो एक तो ये तरीका है फोर्सेस के थ्रू करना, दूसरा तरीका क्या है एनर्जी चेंजेस के थ्रू करना, क्योंकि एक हिंट भी तो मिली उसने ऊपर एनर्जी चेंज वर्कआउट करवाया, तो हो सकता है आगे एनर्जी चेंज का ही करना था। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, तो और बाकी बच्चों को जिनको एनर्जी वाला समझ नहीं आया ध्यान से अब सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा कि यार मेरी जीपीई तो डिक्रीज कर रही है, वो तो हमने पहले ही निकाली। ठीक है, और हम सबको ये पता है कि अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो वो इनपुट में जा रही होगी और ऑब्वियसली वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही होगी जो आउटपुट की साइड में आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी को देखा तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, वो तो इंक्रीज नहीं कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, वो चेंज ही नहीं कर रही। वो 47 मीटर पर सेकंड पे क्या है कांस्टेंट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली दूसरी चीज क्या रह गई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन रह गया। तो इसका मतलब है हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तमाम का तमाम जीपीई में जो डिक्रीज आ रहा है वो सारा का सारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क में जा रहा है। और आपको याद होगा मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी वाली केस समझाई थी कि जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता। तो जितना भी जीपीई में चेंज आ रहा होता है वो सारा का सारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रहा होता है। तो समथिंग सिमिलरली इज हैपनिंग ओवर हियर। whatever is the decrease in the GPE is converting into the work against the friction। वो तमाम का तमाम गर्माहट में हीट में तब्दील हो रहा है। तो मैंने क्या कहा यार जितनी भी जीपीई में डिक्रीज आया वो तमाम का तमाम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रहा है। जीपी का डिक्रीज वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स इन दिस केस। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अगर आप देखें आपको याद होना चाहिए कि भाई फोर्स का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो उसकी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन लिया जाता है। तो एफ डी अगर इस डायरेक्शन में, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए से लेके बी कवर किया। तो जो मेरा ए टू बी डिस्टेंस था 7896 मैंने वो लिया। ठीक है, so that is why I've multiplied by 7896 and then worked out the value of the drag force। दोनों मेथड के मार्क्स है वानिया, दोनों मेथड से करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है बिलाल, आपकी क्वेरी क्लियर हो गई? तो हाँ, नहीं नील, he would not hover, he would fall at a constant velocity। वो वर्टिकली भी उस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी पे गिर रहा होता ना। टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन होती है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो ऐसा नहीं तुम हवा में उड़ने शुरू हो जाते हो, तुम फिर भी नीचे गिर रहे होते हो। यू स्टिल फॉलिंग डाउनवर्ड्स बट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो दैट वे ऑफ थिंकिंग इज रॉन्ग नील, आई होप यू अंडरस्टैंड। वो हवर नहीं करता, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गिर रहा होता। अच्छा, द प्रेशर ऑफ द स्टिल एयर इज इन ए इज 63 किलो पास्कल्स एंड बी इज 92 किलो पास्कल्स।
अच्छा, ए पे 63 है, बी पे 92 है। अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी डेंसिटी चेंज नहीं करती। डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द एयर बिटवीन ए एंड बी। आसान है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? rho gh. So basically what I will use is I will use delta P equals to rho g delta h, क्योंकि मुझे दो प्रेशर्स का डिफरेंस के हिसाब से, दो प्रेशर्स दिए मैं उनका डिफरेंस इक्वेट कर दूंगा उन दोनों हाइट्स के डिफरेंस के। राइट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी आपको दो प्रेशर दिए मैं आप डिफरेंस लेंगे तो आप हाइट का भी डिफरेंस लेंगे। सो डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी इज 92 माइनस 63 किलो पास्कल्स। डेंसिटी क्या है वो हमको निकालनी है। जी क्या है? 9.81। डेल्टा एच क्या लूंगा? व्हाट शुड आई टेक इज डेल्टा एच? 7896 या फिर 3200? हम्म 3200, बिकॉज प्रेशर हमेशा वर्टिकली, हाइट हमेशा वर्टिकली ली जाती है, स्लांट हमेशा कभी भी नहीं ली जाती। सो वी विल टेक दैट एज 3200 and work out the value of our density. 0.923, तो 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर लेते हैं। और आपको याद होगा भी हमने थोड़े दिन पहले ही एस्टिमेट्स करी थी, उसमें डेंसिटी ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली 1000 डिवाइड बाय 1000 ऑफ वाटर। 1000 डिवाइड बाय 1000 करोगे तकरीबन 1, यानी आंसर सेंस भी बना रहा है, 0.921 के करीब ही हमारे पास हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी। कोई कंफ्यूजन इस पूरे क्वेश्चन में? ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने वर्कशीट में दिया था, या मैंने आप लोगों के साथ एटलीस्ट कहीं ना कहीं करा तो है ये वाला क्वेश्चन। आंसर क्या है? 0.92, 0.92 बेटा। अच्छा जी। Two balls x and y move along a horizontal frictionless surface as illustrated in figure 3.1. x आ रही है और y आ रही है, 60 डिग्रीज पे आके कोलाइड मारेंगे एक दूसरे से। Ball x has an initial velocity of 3 meter per second in a direction along line AB. Ball y has a mass of 2.5 kg and an initial velocity of this much in a direction at an angle of 60 degree to line AB. Two balls collide at point D. The balls stick together and then travel along a horizontal surface in direction at right angles to the line AB as shown in figure 3.2. ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें मैं मोमेंटम को रिजॉल्व करके दो डिफरेंट डायरेक्शंस में सॉल्व करके उस हिसाब से सारी कहानी कर सकता हूँ। राइट, सो वही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने आपके साथ करा हुआ है ये वाला सवाल पहले, लेकिन कर लेंगे। अच्छा, by considering the components of the momentum in the direction from A to B, A to B यानी हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, they are asking you by considering the horizontal momentums show that the ball x has a mass of 4 kg। कर लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। so let's do that। अच्छा, याद रखना मोमेंटम, काइनेमैटिक्स, फोर्सेस वगैरह इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए यू नीड अ कन्वेंशन। तो मैं जो हूं वो राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव बना रहा हूं और अपवर्ड्स इज पॉजिटिव बना रहा हूं। ठीक है। अच्छा, तो x जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड जा रही है, इसको तो रिजॉल्व नहीं कर सकता, दिस इज ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल। 9.6 को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल जो हमें दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये रहा 60 डिग्री, उसी लाइन और हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे भी 60 डिग्री आ रहा होगा। सो आई कैन रिजॉल्व दिस। ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा 9.6, उप्स ये क्या हो गया, 9.6 साइन 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा 9.6 कॉस 60। जुनैरा देख लो ध्यान से, ये सवाल बहुत एलिमेंट्री था जो तुमने किया है। विद द एंगल कॉस ऑपोजिट टू द एंगल, जो यहाँ पे सामने होगा, ये वाला यहाँ पे बन रहा होगा ना अकॉर्डिंग टू हेटुटल रूल, तो वो साइन होता है। ठीक है, इस बात की नहीं करनी आप लोगों ने मिस्टेक। अच्छा, ये आ गया 9.6 साइन 60, 9.6 कॉस 60। अब हमने क्या करना है? हमने मोमेंटम की कंजर्वेशन करनी है। अच्छा, कैन यू टेल मी द फाइनल मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है? वो जीरो है। तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम भी इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सर मैं डायग्राम पर कंपोनेंट्स ब्रेक कर दूं या अपनी बनाऊं? डायग्राम पे ही करोगे ना, अपनी क्यों बनाओगे? अपना टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास इतना। डायग्राम तुम्हारे लिए, पेपर तुम्हारे लिए है। ठीक है, पेपर काला कर दो बाकी जितना भी दिया हुआ है। Why zero? Because they're traveling vertically. They're not traveling horizontally anymore. वर्टिकल हो गई ना दोनों की वेलोसिटी, कोलेस करके जॉइन टुगेदर कर गए। हॉरिजॉन्टल तो अब मोमेंटम ही नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल तो कोई वेलोसिटी नहीं है अब। राइट अमाइमा? ओके, सो लेट्स डू दैट। वोंट वी यूज एम वी साइन थीटा इंस्टेड ऑफ साइन वी साइन थीटा? बेटा आप मोमेंटम को रिजॉल्व कर लो या वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो, बात एक ही है। मैं इवेंचुअली फिर मास मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम वी साइन थीटा ही बन जाएगा ना। ये कैसा सवाल है भाई?
the initial momentum in the x direction must be equal to the final momentum in the x direction. अच्छा, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या है? इसका मास हमें नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज द मास ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, मास इनटू +3, राइट, दैट इज गोइंग टू बी मास इनटू +3. अच्छा, फिर दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले का हमारे पास मास 2.5 kg और cos 60, लेकिन नेगेटिव में, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन इज नेगेटिव, सो 2.5 इंटू -9.6 cos 60. सो 2.5 इंटू -9.6 cos 60 आ गया हमारे पास. ठीक है, अच्छा जी. अच्छा, और फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या है? हमने वो वर्कआउट कर लिया कि वो 0 आ रहा है. सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 3m विल इक्वल्स टू, अच्छा ये पूरी जो चीज है ना, ये मैं एज इट इज उधर भेज रहा हूं, या बल्कि काम करो, मुझे कैलकुलेट कर बता दो इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्पेसिफिकली, बस अभी इसकी बताना. 2.5 इंटू 9.6 cos 60, -12 आ रही है. ओके परफेक्ट, एग्जैक्ट -12 आ गई, बहुत अच्छा हो गया. सो वी आर गेटिंग -12 इक्वल टू 0. सो हमारे पास जो है वो 3m विल इक्वल टू 12 एंड m विल इक्वल टू 4.0 kg, एज जो है वो एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ था कि उसको आप क्या कर दें, शो करा दें 4.0 kg. तो वो हमने कर लिया. अच्छा, फिर क्या है? कैलकुलेट द कॉमन स्पीड v ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन. तो अब हमने कॉमन स्पीड निकालनी है. ओके, ये लो देख लो. डन. ओके, अब क्या करेंगे? अब जाहिर बात है, अब मोमेंटम्स वर्टिकली सॉल्व कर देंगे. नाउ लेट्स डू द मोमेंटम्स वर्टिकली. तो कॉमन स्पीड v जो भी आ रही है वर्टिकल हमारे पास आ जाएगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई that the initial momentum in the y direction will be equals to the final momentum in the y direction. Initial momentum in the y direction क्या है? What will be the initial momentum of x in the y direction? 0 है, क्योंकि वो तो वर्टिकली जा ही नहीं रहा, वो तो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली जा रहा था. सो x के लिए तो मैं 0 डाल दूंगा, तो 0 आ गया. प्लस हमारा जो ये वाला है 2.5 इंटू 9.6 साइन 60, और 9.6 साइन 60 पॉजिटिव में लिया जाएगा बिकॉज अपवर्ड्स हमने पॉजिटिव बोला हुआ है. ठीक है. सो y का 12 है, y का 12 भी आ रहा है. अच्छा ठीक है, जो भी आ रहा होगा वो कर लेते हैं, लेकिन मैं तो पूरा ही लिखूंगा. सो 2.5 एंड देन पॉजिटिव 9.6 साइन 60, ये भी लिख लिया हमने. और जो है ये आ गया, ये हो गया. अच्छा, और फाइनल क्या है? अब दोनों के मासेस प्लस टुगेदर करने होंगे. एक्स का मास क्या था? 4. उसका क्या है? उसका मास है 2.5. तो 4 + 2.5 मूविंग विद कॉमन स्पीड v. सो 4 + 2.5, ये आपका आ गया फाइनल मास इनटू द फाइनल स्पीड, वो आपके पास आ जाएगी आपका मोमेंट. सो करो इसको कैलकुलेट, ये हो जाएगा 6.5v. लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो क्या आ रही है. 2.5 इंटू 9.6 इंटू साइन 60, 12√3, 20.7846, 20.7846, and then you can work out v divided by 6.5, 3.1976. हमने पहले 2 सिग्निफिकेंट दिया है ना एक्स का मास, तो इसको भी 2 सिग्निफिकेंट देंगे, 3.2 दे देते हैं बस. अच्छा सर, ये सवाल के बाद समझा दें कि फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन 0 कैसे है फर्स्ट पार्ट में. इयन, इस पिक्चर को देखो और जो है वो मुझे ये बताओ कि फाइनली आर दे मूविंग हॉरिजॉन्टली? क्या उन दोनों के पास मिलने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है? नहीं है. सो देयरफॉर दैट, कैन यू प्लीज सेंड दिस पेपर इन द ग्रुप? कैन यू प्लीज सेंड दिस पेपर इन द ग्रुप, एज इन you want the paper right now to solve it together, या फिर are you asking for the solution? The solved one, अरबाब, it will be put on Google Classroom. Google Classroom में क्लासवर्क वाले सेक्शन में solved P2 PDFs, ठीक है, वहां पे उसमें जब मैं आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ तो वो पास्ट पेपर भी जो सॉल्व हो गया वो वहां पे उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है. ठीक है, ग्रुप पे वो मैं भेजूंगा तो वो इधर उधर हो जाती है, तो मैं गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड कर रहा हूँ. पुरानी वाली भी वहीं पे अपलोडेड है. Determine the difference between the initial kinetic energy of ball X
एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल y। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल x माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल y करना है टू वर्क आउट द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ x माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न कि अगर हम गलत सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस में आएगा तो उसका मतलब हमने उल्टा कर दिया, प्लस में आएगा तो उसका मतलब हमने सीधा कर दिया, तो वो कोई फर्क नहीं है, उससे कोई बात नहीं, कोई मसले नहीं होती, वो कोई हमें मिस्टेक नहीं होगी हमारी, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे कंसर्न है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एक्स निकाली। सो एक्स का जो है वो हाफ इंटू मास क्या था, 4 kg था, और वेलोसिटी क्या थी, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप कोई रेजोल्यूशन वगैरह नहीं करते, सीधी सीधी वेलोसिटी उठाते हैं, विदाउट कन्वेंशन उठा के स्क्वायर करके प्लग इन कर देते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन स्पीड, इट डज नॉट केयर अबाउट योर वेलोसिटी। सो हाफ इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इनिशियली, एंड देन माइनस हाफ इंटू 2.5, और क्या था, 9.6 था ना, 9.6 का स्क्वायर। बेसिकली हमने ये करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना, और हमारे पास डायरेक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -97.2 आ रहा है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक कंपोनेंट, यही समझाया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन स्पीड, speed is the resultant speed, it does not need any components or anything else, so you don't take the components, you will just do it directly। सर ये माइनस क्या सजेस्ट करता, यार इसमें बस ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ y ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ x से, बस ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ y ज्यादा है, तो हम अगर ये करते काइनेटिक एनर्जी ऑफ y माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ x करते तो वो आंसर पॉजिटिव में आ जाता। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है उस नेगेटिव पॉजिटिव का, बिकॉज हम डिफरेंस एक चीज का नहीं निकाल रहे, तो हम ये नहीं कह सकते डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, जो भी यहाँ पे सिर्फ यही बात है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ y ज्यादा थी, हमने उल्टी सब्ट्रैक्शन कर दी, तो इसलिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर तुम काइनेटिक ऑफ y पहले रखते तो आंसर पॉजिटिव में आ जाता, बस यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस ये है। बेटा नील, ये क्या फील कर रहे हैं आप, हैं हर पेपर में फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स, हर पेपर में फोर्सेस, हर पेपर में काइनेमैटिक्स, हर पेपर में वर्क एनर्जी पावर, हर पेपर में इलेक्ट्रिसिटी, हर पेपर में वेव्स, हर पेपर में सुपरपोजिशन, और हर पेपर में रेडियोएक्टिविटी, सब कुछ आता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इसका जो नहीं आएगा पेपर में। हाँ, डिफॉर्मेशन भी आपके पास आएगा। जी अहमद, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो स्पीड पे डिपेंडेंट होती है, तो उसमें तुम्हें कोई कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। यस नील, इट इज द फुल सिलेबस, मैंने डे वन से ये बोला है कि भाई फिजिक्स, एएस फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम्हारे पास जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, कोई चैप्टर ना आए, सारे चैप्टर्स आएंगे। 6 सवाल आते हैं, 6 सवाल में मिक्स मैच करके आ जाएंगे वो सवाल, हो सकता है डायरेक्टली एक पूरे सवाल का टॉपिक, एक टॉपिक का सवाल ना हो, लेकिन सब चीजों का सवाल है। और केमिस्ट्री, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सर व्हाट डू यू सजेस्ट दैट शुड वी सॉल्व पास्ट पेपर बिफोर सॉल्विंग इट विद यू और नॉट? अमाइमा, यस इज जनरली इजी, आई वुड से अपने ओन पे कोई और पेपर्स अटेम्प्ट कर लो, और मेरे साथ ही पेपर्स अटेम्प्ट कर लिया करो, ये पहले से नहीं करके रखो, क्योंकि इनको करने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, वो बार बार रेपिटेशन लग रही होगी फिर बहुत ज्यादा। अच्छा, और केमिस्ट्री एएस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप केमिस्ट्री एएस के उसमें नहीं है तो आस्क योर फ्रेंड्स, दे विल शेयर यू दैट पिक्चर दैट आई हैव टोल्ड देम। किसी से भी पूछ लो, ग्रुप में पूछ लेना मुझे केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स बता दो सर ने बताए, तो वो भेज देंगे आपको। अच्छा जी, हाँ ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है, मैं ये देख रहा हूँ कि किसी ने कुछ सवाल तो नहीं पूछा। ठीक है, अच्छा दिस यू वी कैन नॉट डू, बिकॉज दिस इज एक पुराना टॉपिक जो आपके उसमें से हट गया है पेपर में से, तो दिस इज नॉट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, ये वाला भी नहीं करेंगे हम। और अब चलते हैं हम आगे, हाँ A2 में फिर क्या है हमारे पास, बाय रेफरेंस टू टू वेव्स स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय रेफरेंस टू टू वेव्स? Very good. When two waves of the same nature meet at a point, the resultant displacement is the sum of the individual displacements. Sabur, आपने wrong लिख दिया. For two waves traveling in opposite directions, that is not a condition of superposition. ठीक है, वो opposite directions वाली चीज stationary waves की formation की condition है, यहाँ पे थोड़ी है. So what are we going to write? When two waves of the same nature meet at a point. बेटा ये याद रखना कि आपका ए
या बी, इस बात पे बनेगा कि आपने डेफिनेशंस याद करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, जिनके रह जाते हैं थोड़े से उससे, वो यही इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन वाली सारी चीजें याद नहीं करके गए। ये चीज तो तुम्हें पता है ये कैसे लिखनी है, ये सारी तो तुम लोगों को पता है, इसमें तो मार्क्स ही गेन करना है। तो डेफिनेशंस में अगर आप मार्क्स लूज करके आ रहे हैं तो फिर ये दिस इज वेरी वेरी बैड। डोंट लूज मार्क्स इन डेफिनेशंस, दीज आर सपोज टू बी द इजी पार्ट ऑफ योर पेपर। मेक श्योर यू डू देम करेक्ट, इनमें गलतियां नहीं करो। जहां पे मार्क्स गेन करने हैं वहां पे गलतियां नहीं करो, ताकि कोई अगर मुश्किल पार्ट आ जाए कुछ आ जाए तो वहां पे लूज करो, तो लूज करते हुए अच्छी भी लगो। ऐसी चीजों में मार्क्स लूज नहीं करने हैं, सबने प्रॉपर्ली रट्टा मार के जानी है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ चॉइस, या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये वाली याद कर लो, वाली छोड़ दो, ये कर लो। सब कुछ याद करना है, डेफिनेशंस तो लाजमी याद करनी है, वो तो आती ही आती हैं आपके पेपर में। 10 मार्क्स गिव और टेक आपके पास डेफिनेशंस के थ्रू आप सिक्योर करेंगे अपने पेपर में। तो डेफिनेशंस याद करके जाइएगा और वैसे ही लिखें जैसे मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, उसमें गलत नहीं लिखे और प्रॉपर्ली याद करने की कोशिश करें ताकि आपको याद रहे वो सारी चीजें। 10-10 दफा रिवाइज कर लें बार बार ताकि आप उसको भूलें ना। When two waves of the same nature meet at a point, the resultant displacement is the sum of the individual displacements at that point. सर P3 की क्लास कब होगी? P3 की क्लास है क्या? मतलब P3 की क्लास? हाँ, अलजेब्रिक सम भी ओके है। हाँ, Question 4 is not part of your syllabus anymore. What is meant by coherence? Coherence से क्या मतलब है आपके पास? It is constant phase difference. Very good. नहीं खदीजा, they don't interfere. Don't write they interfere. When two waves of the same nature meet at a point, the resultant displacement is the sum of the individual displacements. जैसे लिखवाया है वैसे ही याद करो, अपनी तरफ से उसमें वो नहीं करो, इन्वेंशंस कॉज नहीं करो। इन्वेंशंस कॉज करोगे तो वहां पे मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है जी। यू सेड प्रैक्टिकल की क्लास करवाएंगे, मैंने ये बोला था मैं प्रैक्टिकल की क्लास करवाऊंगा? नहीं ईमान, व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट, मुझे तो नहीं याद पड़ रहा मैंने ऐसा कुछ बोला था कि मैं प्रैक्टिकल की क्लास करवाऊंगा। मैंने ये बोला था मैं पोटेंशियोमीटर वाला रिकॉर्ड करके भेजूंगा, बाकी तो सब डला हुआ है चैनल पे, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज टेल हाउ मच मार्क्स फॉर ए इन P2। अरबाब जो है वो 50 अबव एम करो। ठीक है सर। 34 प्रैक्टिकल में पुली है। अच्छा, तो पुली वाला प्रैक्टिकल डला हुआ है उसमें, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। सर आप कोई टेस्ट लेंगे? यस, संडे को मैं टेस्ट लूंगा। व्हेन विल यू रिकॉर्ड? यार पता नहीं टाइम कब मिलेगा, अभी 4 दिनों में ये पेपर, तो कल या फिर संडे को ही करना पड़ेगा उसको रिकॉर्ड। ठीक है, और मैं उसको चैनल पे अपलोड नहीं करूंगा, मैं जो हूँ वो एक सर्किट सेटअप करके तुम लोग को दिखा दूंगा कैसे सेटअप करना है, तुम लोग को ही सेंड कर दूंगा वीडियो। आई डोंट हैव द टाइम टू प्रॉपर्ली डू दैट। नॉट इन क्लास, इन क्लास में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता इतने से कैमरे में, मैं क्या दिखाऊंगा तुम लोगों को। मैं वो उसको प्रॉपर DSLR से करके फिर करके दिखा दूँ। टेस्ट एज इन पास्ट पेपर, यस आई विल टेक योर मॉक दिस संडे। मैं A2 फिजिक्स और AS फिजिक्स का मॉक लूंगा इस संडे को। यस। व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंस? द टू वेव्स हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अच्छा, टू कोहेरेंट वेव्स P and Q meet at a point in phase and superpose. Wave P has an amplitude of 1.5 centimeter intensity I. The resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. Calculate the amplitude of wave Q. हमने ऐसा सवाल ऑलरेडी अपनी कोर्स करते हुए we've already done. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? They meet at a point in phase. इस बात का मतलब क्या है? If they are meeting in phase and superposing, constructive interference. Very good. So when you are meeting in phase, that means you are having a constructive interference, और आपके दोनों के एम्पलीट्यूड्स क्या हो रहे होंगे? दोनों के एम्पलीट्यूड्स आपके पास
ऐड अप हो रहे होंगे। ठीक है जी, सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया, इसका मतलब ये कि बाकी बच्चे जो है वो पूरे तरीके से क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं सारी चीजें। खैर बहरहाल, अच्छा पी का क्या दिया हुआ है, पी का जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है आपको वो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इंटेंसिटी जो है वो आई दी हुई है। ठीक है, और रिजल्टेंट आपको ये दिया हुआ है, रिजल्टेंट जो है वो आपकी एम्पलीट्यूड यू डोंट नो व्हाट दैट इज, बट यू नो दैट द इंटेंसिटी इज 3i। ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, I1 अपॉन A1 स्क्वायर्ड विल इक्वल टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर्ड, इंटेंसिटीज एंड एम्पलीट्यूड्स वाला जो हमारे पास प्रोपोर्शन है, साफ साफ दिख रहा है, यही अप्लाई करना पड़ेगा। सो IP ओवर AP स्क्वायर्ड विल इक्वल्स टू I रिजल्टेंट डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब IP क्या है, IP इज I, AP इज 1.5 का स्क्वायर, IR इज 3i, और AR क्या हो जाएगा, AR आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं और फिर बाद में कर लीजिएगा उसकी कैलकुलेशन, वरना आप यहाँ पे AP प्लस AQ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले AR निकाल लेता हूँ, व्हाट इज AR, और फिर उसके बाद हम जो है वो कर लेंगे उसको इवेंचुअली एडिशन करके और फिर निकाल लेंगे जो भी चीज हो। अच्छा, सो I और ये कैंसिल, एंड देन हमारे पास हमारा AR स्क्वायर्ड क्या आ रहा है, वो आ रहा है जब ये ऊपर जाएगा तो 1.5 स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन टू वर्क आउट जस्ट AR मुझे दोनों साइड्स पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज AR वर्किंग आउट टू बी, 3 इंटू 1.5 स्क्वायर, आंसर का होल अंडर रूट लेना होगा, 2.6 एग्जैक्ट। इतना राउंड ऑफ नहीं करके बताया करो ऐसे आंसर को जो फाइनल नहीं है। 2.598, 2.598 सेंटीमीटर्स आ रहा है। अब हमें क्या पता है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे आ रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सो देयरफॉर इट मस्ट बी कमिंग थ्रू AP प्लस AQ, राइट। सो दैट मींस 2.598 is coming through AP, AP is 1.5 and AQ we want to work out. So मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.598 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। So we are going to get 1.1 centimeters. That is our final answer. Exact ये सवाल मैं आई एम प्रेटी श्योर मैं आपको करवा चुका हूँ, we've already done this question in your that आपकी ये को उसमें ही था, PDF में ही था। क्या प्लीज क्लियर है ना ये क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, the apparatus shown in figure 5.1 produces an interference pattern on a screen. Light of wavelength 680 nanometers is incident on a double slit. The slit separation is A. The separation between adjacent fringes is X. Fringes are viewed on a screen at a distance D from the double slit. Distance D is varied from 2 meters to 3.5 meters. The variation with D of X is shown in figure 5.2. क्या है ये, क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, लीनियर लॉ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी PDF का ही क्वेश्चन है ये। So x equals to lambda d over a, so that means x equals to lambda upon a into d, right? So what does that mean? That means this is on the x-axis, this is the gradient, and that is your on the x-axis, right? So this is basically हमारा gradient. So they're asking use figure 5.2 to determine the slit separation A. अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं करने को। आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1 आप कोई भी वैल्यू पिकअप कर लें और उसको फॉर्मूला में प्लग इन करके निकाल लें A, वरना आप ग्रेडियंट के थ्रू की कैलकुलेशन भी करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, बट सर हाउ इज C इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे कोई है ही नहीं कोई चीज, यहाँ पे +0 है, तो या तुम्हारा C इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये जो है वो फॉल्स ओरिजिन है, ये 2 मीटर्स पे शुरू हो रहा है। अगर तुम एक्सटेंड करके इसको 0 तक ले जाओगे तो 0 0 पे ही जाके वो तुम्हारी लाइन कट कर रही है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकॉज वो ज्यादा रिलायबल तरीका हो जाएगा, पूरे ग्राफ को इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो ये क्या आ रहा है, अच्छा ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये तो 2,4 आ रहा है, ठीक है, 2 मीटर्स एंड 4 मिलीमीटर्स, और एक ये वाला चूज कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से सही आ रहा है। इसको देख लेते हैं यहाँ क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 3, सो 3,6 ये चूज कर लेते हैं।
राइट। सो 6 मिलीमीटर्स माइनस 4 मिलीमीटर्स, 6 माइनस 4 मिलीमीटर्स में तो 10⁻³ करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3 - 2 मीटर्स में तो कुछ भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, 3 - 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके लैम्डा अपॉन ए के। इट इज इक्विवेलेंट टू योर लैम्डा अपॉन ए। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने अगर 3 मार्क्स दिए हुए तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप जो है वो उसको ये करके दिखा दें कि मेरी लीनियराइजेशन क्या है। ठीक है, तो मैं लीनियराइजेशन भी इधर ही लेके आ रहा हूँ, इसको यहीं प्लॉम्प इन कर रहा हूँ। भाई अगर लीनियराइजेशन के कोई मार्क्स है, 3 मार्क्स सीम टू मच फॉर जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन, तो वो भी हमारा। ये क्या होगा? लैम्डा अपॉन ए होगा। लैम्डा क्या था? 680 नैनोमीटर्स। सो आई एम गोइंग टू प्लग इन 680 इंटू 10⁻⁹ एंड डिवाइडेड बाय योर ए, एंड वी कैन वर्क आउट हमारा ए क्या आ रहा है। सो 680 इंटू 10⁻⁹, 3 - 2 किया है, नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - 4 इज 2, सो 2 इंटू 10⁻⁻3। वांट CB4 वाई इंटरसेप्ट? नो बेटा, आपने जो लीनियराइजेशन करी है वानिया, उस लीनियराइजेशन के हिसाब से क्या आ रहा है? कोई इंटरसेप्ट नहीं आ रहा। द इंटरसेप्ट शुड बी 0। एंड इस बात से कंफ्यूज नहीं हो, दिस इज अ फॉल्स ओरिजिन, राइट। जरूर लाजिमन ये देख लिया करो कि मुझे ओरिजिन कैसा दिया गया है। इट्स अ फॉल्स ओरिजिन। तो वो लग ऐसा रहा है कि वाई इंटरसेप्ट 4 है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं वो। वहां पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। एक्स की वैल्यू जहां पे 0 होती है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। सो दिस इज नॉट एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 2। सर समझ नहीं आई, क्या चीज समझ नहीं आई? व्हाट डिड यू मेक ग्रीन इक्वल टू? लैम्डा अपॉन ए, जो मैंने लीनियराइजेशन करी, जो मैंने लैम्डा अपॉन ए लीनियराइजेशन करी थी, वही लैम्डा अपॉन ए कर दिया। दिस इज लैम्डा अपॉन ए, ग्रेडियंट इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए। ठीक है। अब आप क्या चीज समझ नहीं आई? भाई ये लोग ये तो इस तरह से बोल के गायब नहीं हो जाया करो, मुझे बता तो दो क्या चीज समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन तो करूं। मैं पूछ भी रहा हूँ क्या चीज समझ नहीं आई, बच्चा ही गायब हो गया सामने से। जिस चीज को समझ नहीं आया भाई बताओ तो सही, क्या चीज समझ नहीं आई? दिस होल इक्वेशन थिंग, वाई? इसमें ऐसा क्या है समझने का? लिनियराइजेशन भी समझ नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आया? और बाब अनम्यूट करो, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? क्या एक्स वाई लिख रहे हो? Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I'm saying कि मुझे x का समझ नहीं आई because if it's y-intercept, so then why aren't we taking it to be 4? बिकॉज इट्स नॉट द वाई इंटरसेप्ट ना डियर। वाई इंटरसेप्ट कहाँ होता है? मुझे पहले ये बताओ। अगर मैं से भी एक्सिस वो ऐसे बनाऊं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फिर वो होता है ना वाई इंटरसेप्ट, राइट? yes sir. इज दिस 0? No sir. दिस इज अ फॉल्स ओरिजिन। क्या लिख, ये फॉल्स ओरिजिन हुआ ना? Yes sir. तो यहाँ पे फिर इसका मतलब ये एक्चुअल जो 4 हमें लग रहा है वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट तो नहीं है, ये तो 2,4 की वैल्यू है ना, जो मैंने लिखा भी इधर 2,4। Yes sir. तो अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ? एज सी। कैन आई टेक 4 एज सी? uh, no, वाई नो? because false origin पे y-intercept नहीं होता. Yeah, because this is a false origin. So what is seeming like कि यार ये y intercept है, ये actually y axis ही नहीं है. This is not the y axis. This is a vertical line at 2 meters. So this value is not the y intercept. तो आप इसको जबरदस्ती यहाँ पे y intercept नहीं डालेंगे। आपने जो लिनियराइजेशन करी है वो करेक्ट लिनियराइजेशन है। अगर आप इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे तो ये 0,0 पे ही जाके इंटरसेक्ट करेगी इवेंचुअली जाके। जब भी आपका c यहाँ पे 0 आ रहा है तो थ्योरी जो आपके पास आ रही है c0 आ रहा है वो करेक्ट होगी। अब आपने बस उसको यहाँ पे ग्राफ पे रिलेट करके आपने देखना है, जबरदस्ती 4 प्लग इन नहीं करेंगे आप एज बाय इंटरसेप्ट। मैंने कुछ प्लग इन नहीं किया नीचे, मैंने सिर्फ थ्योरी प्रूव करी है, दैट्स ऑल। और फिर थ्योरी के हिसाब से वो बात भी फिट बैठ रही है। ये अगर लग भी रहा है हमें 2 पे ये है, तो हमने बस उसको कंफर्म कर लिया, अच्छा ठीक है ये तो वही नहीं है, ओरिजिन ही नहीं है, ये तो फॉल्स ओरिजिन, बस इतना है। क्लियर? या सर एक मैंने और हेडफोन उतार दिया, आई होप क्लियर हो गया। सर एक और चीज़ भी पूछनी है। हम्म। तो इसमें जो हमारे पास डी है वो हमने बस सिंपली जो एक्स एक्सिस की
वैल्यूज है उनको सब्ट्रैक्ट करके निकाले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैंने 3.5 ग्रेडियंट कर निकाला लें। है, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज द ग्रेडियंट एंड द ग्रेडियंट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। यस, ओके सर, ठीक है, और कुछ किसी और का कोई सवाल है? थैंक यू सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। मुझे एग्जैक्टली डिटो कॉपी याद है कि मैंने इसका करवाया है इसका सोल्यूशन, लेकिन आई थिंक जो वो भूल चुके तुम लोग। अच्छा जी, आ जाते हैं। The laser is now replaced by another laser light that emits light of a shorter wavelength. तो अब आपकी wavelength जो है वो क्या हो गई है, shorter हो गई है। On figure 5.2 sketch a possible line to show the variation with d of x of for the fringes that are now produced. तो अब हमने जो है वो variation of d दिखानी है with x। कर लेंगे आराम से, कोई मसले की बात नहीं है। We know that हमारी linearization क्या बनी है, वो बनी है x equals to lambda a upon d, यानी x equals to lambda upon a इंटू डी। तो अगर मैं अपनी वेवलेंथ को शॉर्टर कर दूं तो दो चीजों में फर्क पड़ेगा। इफ आई मेक दिस लैम्डा स्मॉलर देन दैट मींस माय एक्स ऑल ऑफ माय वाई वैल्यूज विल बी स्मॉलर। अंडरस्टूड सी बात है, ग्रेडियंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी वाई की वैल्यू। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू कम कर दी है तो लैम्डा की वैल्यू कम करने से मेरी वाई की वैल्यूज भी तमाम की तमाम, जितनी भी ये एक्स आ रही हैं, जितनी भी एक्स आएंगी तमाम की तमाम कम हो जाएंगी। दे वोंट बी इक्वल टू दिस एक्स कभी भी, इट विल ऑलवेज बी बिलो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके पास ये आ जाएगी कि क्योंकि आपका ग्रेडियंट, since this portion the lambda upon a is also representing your gradient, so if you're going to reduce the lambda it is also going to reduce your gradient together. So what is going to happen, something like this। सबसे पहले आप लाइन नीचे भी बनाएंगे और उसको लेस स्टीप भी बनाएंगे। पैरेलल नहीं बनानी लाइन, यू कैन नॉट मेक इट पैरेलल, यू नीड टू मेक इट लेस स्टीप एंड विजिबली लेस स्टीप। तो ये दो चीजें आप करेंगे, आप लेस स्टीप भी बनाएंगे और उसको जो है वो क्या करेंगे, नीचे भी बनाएंगे, बिकॉज सारी की सारी वाई एक्सिस वाली वैल्यूज अब कम हो चुकी होंगी। एनी प्रॉब्लम्स? डी को क्या होगा, डी को कुछ भी नहीं होगा, डी तो वैरी हो रहा है ना, तो डी के साथ तो हमारा कुछ भी नहीं है। डी के साथ अगर तुम देखना चाहो तो फिर तुम्हें पहले डी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डी विल इक्वल टू एक्स इंटू ए अपॉन लैम्डा, यानी जब लैम्डा डिक्रीज करेगा तो डी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। डी तो एक्स वाली वैल्यू है, इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो बढ़ रहा है, तुमने ये देखना है कि तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वाई एक्सिस पे, उस पे क्या फर्क पड़ रहा है लैम्डा डिक्रीज होने से, एंड देन फर्दर ग्रेडियंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। डी तो हम बढ़ा ही रहे हैं ना खुद ब खुद, 2 से लेके 3.5, तो उसमें हमें वेरिएशन देके कोई फायदा नहीं, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल रिवाइज करवाए हल्का सा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस प्लॉट किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आप वैरी करते हैं, यू आर चेंजिंग दिस वेरिएबल, जैसे डिस्टेंस आपने 2 से 3.5 खुद वैरी किया। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे x है ये आप मेजर करेंगे, you will vary this, you will vary the quantity on the x axis and you will measure the quantity on the y axis। ठीक है, मतलब ये देखते हैं कि यार इस वैल्यू को चेंज करने से ये वाली वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वैल्यूज चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से आप कर रहे थे। अच्छा जी, यूजिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। तो बैटरी के लिए आप क्या लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड रजिस्टर के लिए अब क्योंकि स्पेसिफिकली रजिस्टर का लिखना है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट, बिकॉज रजिस्टर का काम क्या होता है, हीट में कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं करता वो। सो लेट्स राइट दिस डाउन, वर्क डन per unit charge in converting chemical energy to electrical energy, or work done per unit charge in converting electrical energy to heat, because now we need to specifically write for a resistor। ओके जी,
स्क्रीनशॉट नहीं लो, ज्यादा बेटर ये है, साथ साथ सॉल्व कर लो क्लास में. अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 volts and negligible internal resistance is connected to a network of resistors and a voltmeter as shown in figure 6.1. 24 ohms x एक वेरिएबल रजिस्टर है और एक 32 ohms का आपके पास रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर. ये दोनों फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है आपके पास, और ईएमएफ आपका 6 volts. Resistor Y has a resistance of 24 and resistor Z has a resistance of 32. अच्छा, the resistance Rx is varied until the voltmeter reads 4.8 volts. अच्छा, इसको वैरी करते हैं जब तक कि ये 4.8 volts नहीं पढ़ना शुरू कर देता. सो देयर टेलिंग कि हमने इसको वैरी किया, ये 4.8 volts इसने पढ़ना शुरू कर दिया. कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट इन रजिस्टर Z. कैन वी कैलकुलेट दैट? हाउ डू आई डू दैट? 4.8 divided by 32. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. V स्क्वायर डिवाइड बाय R नहीं, क्या हो गया है? करंट निकालना है. मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट वाले पार्ट का बता रही हो गलती से. V इक्वल्स टू IR. करंट निकालना है तो हम वोल्टेज को डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे. क्योंकि हमें Z का वोल्टेज पता है तो हम Z की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके करंट निकाल सकते हैं जो Z में जा रहा होगा. सो 4.8 डिवाइड बाय 32. क्या आ रहा है आंसर? 0.15 एम्पियर्स. फिर क्या है? द टोटल पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. अब हमने ये निकालना है पावर बाय द बैटरी टोटल कितनी है. करंट डिवाइड होगा लेकिन उन्होंने तुमसे Z का पूछा है करंट, वानिया. दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर X. Z कहां है? Z ये रहा. Z पैरेलल में नहीं है. Z is in series with the parallel combination of these two. They gave you the voltage of Z. You know the resistance of Z. You can work out the current in Z using V equals to IR. That current will be the total current. वो यहाँ पे 0.15 एम्पेयर्स जा रहा है. वो 0.15 एम्पेयर्स बैटरी से आ रहा है, यहाँ से गया, यहाँ पे स्प्लिट करेगा डेफिनेटली. इट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू टू करंट्स and then join back again and then travel once again as 0.15 amperes to the battery. Now if I want the power produced by the battery, ये याद रखिएगा बैटरी के लिए हमेशा जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो P equals to IV ही लगाया जाएगा. You cannot use V square upon R and you cannot use I square R. Why? Because बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती. So power equals to current into voltage. Current is 0.15 क्योंकि हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, 0.15 वापस जा रहा है बैटरी में. सो 0.15 और बैटरी का वोल्टेज हमारे पास क्या है? 6 volts. सो दैट शुड वर्क आउट टू बी ए 0.90. ठीक है, 0.9 आ रहा होगा, उसको जबरदस्ती 0.90 हम लिखेंगे बिकॉज वी नीड टू सिग्निफिकेंट आंसर ओवर हियर. सर अगर पावर लॉस्ट है सो कैन वी यूज द अदर फॉर्मूलाज, राइट? अगर पावर लॉस्ट है सर V स्क्वायर अपॉन R से भी सेम आंसर आ रहा है. बेटा आपने बैटरी की रेजिस्टेंस क्यों डाल दी? कौन सी रेजिस्टेंस डाली है बैटरी की आपने? व्हाट रेजिस्टेंस हैव यू पुट मिनाइल फॉर द बैटरी? क्यों भाई, अपनी मर्जी से 40? कहां से मिली है 40 तुम्हें? 40 तो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन में. गलत है ना वो तरीका मिनाइल. तुमने कहीं और से निकाल लिए 40. 40 यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है 40 का यहाँ पे. सर अगर पावर लॉस्ट है सो वी कैन यूज अदर फॉर्मूलाज, राइट? जब रेजिस्टर की पावर पूछ रहे हैं खदीजा देन यू कैन यूज द अदर फॉर्मूलाज ऑब्वियसली. लेकिन बैटरी की पावर के लिए बस यही फॉर्मूला IV, क्योंकि बैटरी की रेजिस्टेंस नहीं होती, EMF की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती. खैर, the number of conduction electrons that move through the battery in a time interval of 25 seconds. तो हमने number of conduction electrons निकालने हैं. We all know, पहले हम चार्ज निकालेंगे using current into time and then उस चार्ज को इक्वेट कर देंगे number of electrons multiplied by the elementary charge. So therefore if I want to work out the number, मुझे IT को डिवाइड बाय एलिमेंट्री चार्ज करना पड़ेगा. टाइम दिया हुआ ना बेटा 25 सेकेंड्स. करंट क्या है आपके पास? 0.15. टाइम आपके पास 25 सेकेंड्स है और E क्या दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 पावर -19. 2.3 इंटू 10 पावर 19. अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ X एंड Y कनेक्टेड इन पैरेलल. तो जो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं टुगेदर, इनकी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी.
So how do I work out the total resistance of them in the parallel combo they are in right now? Very good. Not inverse formula. Vanya, we don't know the resistance of X. अभी तक हमें X की resistance नहीं पता. So we cannot obviously use the वो वाला inverse वाला formula. वो पता होती तो फिर हम इस्तेमाल करते ना. तो पहले हम क्या करते बच्चों, हम ये करते कि हमें पता है कि भाई ये 4.8 है और ये 6 है, और हमें पता है सीरीज सर्किट में द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज. सो 6 माइनस 4.8, ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो 6 माइनस 4.8 होगा अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स. दैट इज गोइंग टू बी 6 माइनस 4.8. ये आ जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच. एंड देन यू नो कि पूरे के पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना करंट जा रहा है अनडिवाइडेड. अगर मैं पूछूं, हम अंदर नहीं देख रहे, अब हम अज्यूम कर रहे हैं और ये पूरी एक रेजिस्टेंस है, तो पूरे के पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही करंट जा रहा है 0.15 एम्पियर्स का. सो वी कैन यूज दिस. आई कैन यूज दैट V equals to IR. The voltage of the parallel combination is 6 minus 4.8. The current going in the parallel combination is 0.15 amperes. And the resistance of the parallel combination I need to work out. So I will aram se work out the resistance. That shall be 6 minus 4.8 divided by 0.15. So we are getting 8 ohms. And according to two significant figures, ये हो जाएगा 8.0 ohms. ठीक है जी. Finally, the resistance RX. RX कैसे निकलेगी? अब हम इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं. बिकॉज आई नो वन रेजिस्टेंस, मुझे एक्स निकालनी है और मुझे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बच गई, वो 8 है. सो क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि 8 विल इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एक्स प्लस 1 अपॉन 24 का होल इनवर्स, है ना. आर एक्स है और 24 है, ये इसका होल इनवर्स हो गया. इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा इनवर्स लगा रहा हूं, तो मुझे इधर भी इनवर्स मारना पड़ेगा. इनवर्स इनवर्स कैंसिल. ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 8 विल इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एक्स प्लस 1 अपॉन 24, एंड देन 1 अपॉन आर एक्स विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 24. पूरा का पूरा उठा के 1 अपॉन 24 वहां पे सब्ट्रैक्शन में भेज दिया. जो भी आंसर आ रहा है फिर उसको क्या करना होगा, हमें रेसिप्रोकेट करना होगा. सो 1 अपॉन आर एक्स विल इक्वल टू 1 upon 12. So we're getting 1 upon 12. So that means Rx will be equal to, after the reciprocation, it will be equivalent to 12 ohms. ठीक है. जोहा ये क्या लिखा है? 1 upon 8 minus 1 upon 24. 1 upon 12 आ रहा है exact. I was saying हाँ, final answer 12. Sir, show fourth part. Fourth part ये लो. सर 4 के लिए मैंने V इक्वल्स टू आई आर से RT निकाल के 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे भी 8 आ रहा. मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाली. टोटल रेजिस्टेंस तुमने निकाल ली, हाँ ठीक है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है. वेरी गुड, यू कैन यूज दैट एज वेल. ओके, द रेजिस्टेंस Rx is now decreased. State and explain, if any, to the change on the reading on the voltmeter. तो अगर मैं Rx को क्या करूं, डिक्रीज कर दूं, तो इस वोल्ट मीटर पे क्या फर्क पड़ेगा? मीटर रीडिंग विल इंक्रीज. ठीक है जी. क्या तरीके हैं आपके पास सोचने के? नंबर 1, जब आप आर एक्स को डिक्रीज करेंगे तो आर इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगी. आर इफेक्टिव डिक्रीज करेगी तो टोटल करंट बढ़ जाएगा. जब टोटल करंट बढ़ जाएगा, तो जब टोटल करंट कांस्टेंट रेजिस्टेंस में से जाएगा, तो वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस कर रहा होगा. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है, अगर आप आर एक्स डिक्रीज करेंगे तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज है, एक्स और वाई के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो कम हो जाएगा. बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि जब तुम जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे उसका वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब है ये भी डिक्रीज करेगा. एंड सिंस सम को अभी भी 6 वोल्ट के बराबर होना है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 6 ही होना चाहिए. सो देयरफॉर इसको बढ़ना पड़ेगा ताकि स्टिल आपका ईएमएफ के बराबर आ रहा हो 6. जौन सा भी तरीका आपको बेटर लगे, पर्सनली मुझे बैटरी वाला आर इफेक्टिव और करंट वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, मैं वही फॉलो करूंगा. सो आई एम गोइंग टू राइट, as Rx is decreased, the total resistance decreases.
and so the current in the circuit increases a greater reading will be seen on voltmeter as बस a greater reading will be seen on voltmeter. That's it. I think बस इतना काफी है मेरे लिए. Okay. Yes, exactly. मिनाइल टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज, उसके आगे करंट का भी हवाला दो. करंट इंक्रीज कर रहा है और फिर आपके पास वो जो भी चीज हो रही. एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? The names of four particles are listed below. State the names of the particles in this list that are not fundamental. कौन से particles हैं यहाँ पे जो fundamental नहीं है? Alpha, neutron and proton. Very good. So alpha, neutron और proton. ठीक है, ये तमाम के तमाम नॉन फंडामेंटल है. बिकॉज प्रोटॉन से भी छोटा हमने पढ़ लिया क्वार्क्स. क्वार्क्स आर फंडामेंटल, leptons are fundamental and bosons are fundamental. तो ये lepton है, this is the lepton and these all of these other things, ये तो आपके पास बेरियॉन्स हैं और ये आपके पास एक पूरा न्यूक्लियस है बाकायदा. Do not experience an electric force when situated in electric field. तो कौन सा पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं मिलेगा? What do they mean by fundamental? जोहा, मैंने रेडियोएक्टिविटी पढ़ाई थी, उसमें याद है एक स्लाइड थी फंडामेंटल पार्टिकल्स वाली जिसमें लेप्टॉन थे, क्वार्क थे और बोसॉन्स थे. अगर वो याद नहीं है तो वो स्लाइड खोल के देख लेना. वो सारे पार्टिकल्स फंडामेंटल कहलाते, सबसे छोटे पार्टिकल्स. उनको बनाने वाली कोई चीज नहीं है और वो बाकी चीजों को give rise to other things and all of the other phenomena of the universe. ठीक है. फंडामेंटल का होता है सबसे, मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे बेसिक. अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रॉन हो जाएगा. फिर क्या बोला हुआ है? हैज द लार्जेस्ट रेशियो ऑफ चार्ज टू मास. तो यहां पे किसके पास लार्जेस्ट रेशियो होगा ऑफ चार्ज टू मास? बीटा प्लस. वेरी गुड. ठीक है जी. एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि हाउ इज इट बीटा प्लस, तो यू कैन ऑलवेज डू द कैलकुलेशन. अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, चार्ज 2 होता है. बीटा प्लस का मास चार्ज सॉरी मास जो होता है वो होता है 0 और चार्ज होता है +1. न्यूट्रॉन का होता है 1 and 0 और प्रोटॉन का होता है 1 and 1. इसका अगर चार्ज टू मास निकालोगे 1/1 1 आ जाएगा. इसका निकालोगे 0/1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इसका निकालोगे क्या आएगा? +1/0, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी आ जाएगा. जाहिर बात है अब 0 नहीं होता, इसका 9.11 × 10^31 होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है. जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वही बीटा प्लस का भी मास होगा. ठीक है, क्योंकि एंटी मैटर पार्टिकल है. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2/4 यानी 1/2. चार्ज टू मास बोला हुआ है तो मैं चार्ज जो नीचे जो चीज लिखी हुई है वो चार्ज होती है, ऊपर मास होता है, तो इसीलिए मैं नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करूं इन ऑल ऑफ दीज केसेस. सही है, तो वो भी आई होप उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो. A hadron has a charge of +e, where E is the elementary charge. The hadron is composed of only two quarks. One of these quarks is an anti-down quark. By considering charge, state and explain the name or flavor of the other quark. ये भी इजी है. ठीक है, हम सबको क्या पता है कि टोटल चार्ज आपका +1 आना चाहिए. +e मतलब यानी +e बोल लो या +1e बोल लो या +1 बोल लो, वो खत्म ही हो जाएगा. मैं बस +1 बोल रहा हूँ, e नहीं लगा रहा. एंटी डाउन का चार्ज क्या होगा? डाउन का हम सबको याद है, डाउन का चार्ज होता है -1/3e. तो अगर मैं एंटी डाउन की बात करूंगा तो इसका मतलब है उसका हो जाएगा +1/3. राइट, दैट शुड बी योर +1/3. सो देयरफॉर द डाउन क्वार्क इज हैविंग अ +1/3. और एक और क्वार्क है, उसने बोला हुआ है 2 क्वार्क से बना हुआ है. सो देयर इज अनदर क्वार्क, लेट्स से उसका चार्ज जो है क्या है? वो x है. तो निकालने x की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज x की वैल्यू? 1 - 1/3 यानी +2/3. सो व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? क्या हो जाएगा? अब कह सकते हो इसको, कोई बच्चा हो सकता है इसको अब बोले. और क्या हो सकता है इसके अलावा? चार्म भी हो सकता है. यस, बिकॉज चार्म का भी +2/3 होता है. और एक और भी था, टॉप का भी यही होता है.
तो टॉप चार्म आप तीनों में से कोई भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो लिख सकते हैं। दूसरा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो हाइड्रॉन्स होते हैं, हाइड्रॉन्स में से कौन सा है ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो हाइड्रॉन है, ये मीजॉन है या बेरियन है? ये मीजॉन है, ठीक है। और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, एक एंटी क्वार्क और एक क्वार्क। तो दीज ऑल आर क्वार्क्स एंड दैट इज योर एंटी क्वार्क, दैट इज व्हाट इज बेसिकली अ मीजॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज गोइंग टू बी एन अप क्वार्क। कोई सा भी एक लिखना, ठीक है, सारे नहीं लिखना, जो भी तुम लोग को अच्छा लग रहा है उसमें से कोई सा भी एक लिख लेना। एज द चार्ज ऑफ इट हैज टू बी +2/3, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर, we are done with it.